हरिहरपुर नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में राजेश अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। ठंड का महीना शुरू हो चुका था और सुबह सुबह कोहरे की चादर पूरे गांव को ढक लेती थी। राजेश की मां बहुत बीमार चल रही थीं। उम्र के साथ साथ उनकी तबीयत और भी गिरती जा रही थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है राधिका। तुम कुछ लड़कियों को बुलाकर आग जला दो। चूल्हे के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। ठंड भी बहुत तेज है। पिछली बार भी मैंने उधार लेकर लकड़ी रखवाई थी राजेश। उस कर्ज का बाकी पैसा तो अभी भी देना बाकी है। इस बार मैं किससे मांग कर लाऊं? घर में पैसे नाम के कोई चीज नहीं बची। मुझे भी डर लग रहा है। माँ का बुखार बढ़ता जा रहा है और दवा भी नहीं ले पा रहे। हमें कुछ तो करना होगा। मैं कल अपने मटका बेचने के पैसे से कुछ लकड़ियां और दवा लाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा राजेश? रात इतनी ठंडी है और तुम्हारे पास जो काम भी है उसका क्या? पर माँ के लिए कुछ करना जरूरी है। मैं गांव वालों से भी मदद मांग कर आती हूँ। राजेश घर से निकालकर सीधा चौपाल की ओर जाता है। चौपाल पर सरकारी लकड़ियां जल रही होती है और कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। अरे राजेश, तुम भी ठंड से बचने के लिए चौपाल पर आ गए क्या? नहीं भाई, मैं ठंड से बचने नहीं आया। असल में मैं कुछ लकड़ियां लेने आया हूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं थोड़ी सी लकड़ी ले जाऊं। अरे ओ राजेश, ये कैसी बात कर रहा है तू? तुम्हारी माँ तो हमारी भी माँ जैसी हैं। तू जितनी चाहे उतनी लकड़ियां ले जा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ भाई, यहाँ लकड़ियां बहुत हैं। हर किसी के हिस्से की बची पड़ी हैं। चकुल, तेरी माँ के लिए तो हम अपनी लकड़ी भी दे देंगे। तू जल्दी ले जा, रात बढ़ रही है और ठंड भी। राजेश कुछ लकड़ियां उठाकर लेकर आता है और माँ के आगे जलाकर खुद काम के लिए निकल जाता है। राजेश जैसे ही काम पर पहुँचता है तभी उसका मालिक गुस्से में उसके सामने आ खड़ा होता है। अरे राजेश, अब आने की याद आई? कल तो तू बिना बताए गायब था। क्या अब अपने घर ही बैठने का इरादा है? नहीं मालिक, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लकड़ियां खत्म हो गई थीं, इसलिए माँ के लिए लकड़ियां लेने गया था। सोच नहीं पाया कि देर हो जाएगी। देख राजेश, मुझे नहीं पता तेरी माँ की तबीयत खराब थी या तेरी बीवी की। यहाँ पर कोई फ्री में काम नहीं करता। सबको पैसे चाहिए और मैं किसी को यूं ही पैसे नहीं देता। मालिक, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि मजबूरी में जाना पड़ा। अब से ऐसा नहीं होगा। आप बस एक मौका दे दीजिए। नहीं राजेश, अब बहुत हो गया। आज से तू काम पर मत आना। जा, तेरी छुट्टी। मालिक, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर में बूढ़ी माँ है, कोई और सहारा नहीं है। अरे तू कहीं पर भी चला जा। मुझे तेरी कहानी सुनने का वक्त नहीं है। तेरी जगह मैंने किसी और को रख लिया है। यहां मजदूरों की कोई कमी नहीं है। ले, जितने दिन तूने काम किया उसके पैसे हैं ये। अब निकल यहां से। दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। राजेश लौटकर सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर देखा है तो सेठ हरिदास उसके घर पर ही था। लो राजेश, अच्छा हुआ तुम मिल ही गए। अब जल्दी से घर का किराया निकालो। 3 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया तुमने। सेठ जी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। काम बंद पड़ा है। माँ की दवाई में जो थोड़ा बहुत था वो भी खर्च हो गया। मैं किराया कहां से दूं? देखो राजेश, ये सब बहाने मुझ पर मत चलाओ। मुझे नहीं पता कि तू किराया कहां से देगा। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, और वो आज ही। सेठ जी, ठंड का मौसम चल रहा है, माँ बीमार है। ऐसा वक्त में घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं जैसे तैसे पैसे जुटा लूंगा। राजेश, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि महीने की पहली तारीख तक किराया चाहिए। अब तू कुछ मत बोल, बस ये घर खाली कर दे। सेठ जी, दया कीजिए। मैं अभी घर कहाँ ले जाऊं अपनी माँ को? ठंड में वो बाहर कैसे रहेंगी? 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बस 2 दिन। नहीं राजेश, अब देर हो चुकी है। मैंने ये घर किसी और को किराए पर दे दिया है।
वो लोग कल ही आने वाले हैं। तू और तेरी माँ आज ही निकल जाओ यहाँ से। सेठ राजेश को और उसकी पत्नी राधिका को और उसकी माँ को तीनों को बाहर निकालकर खड़ा कर देता है। राजेश बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड हो रही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लगता है सांस भी घुटने लगी है। माँ चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, बस तू हिम्मत रखो। हाँ बेटा, पर ठंड के मारे मेरी कुल्फी सी जम रही है। ऐसे ना हो कि मैं यहीं ठिठुर ठिठुर कर मर जाऊं। तुम समझ रहे हो ना, मेरी तबीयत सच में बिगड़ती जा रही है। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए, पास ही चौपाल है, वहां कुछ लकड़ियां पड़ी होंगी, हम उन्हें जलाकर रात बिता लेंगे। कम से कम तुम्हें थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी। ठीक है बेटा, पर जल्दी चलो, मेरी सांसें कहीं अटक ना जाएं। ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही पैदल। तुम दोनों संभाल कर चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। राजेश और उसकी माँ और राधिका तीनों चौपाल पर पहुंच जाते हैं और आग जलाकर वहीं खड़े हो जाते हैं। इतने में एक पुलिस वाला आता है। अरे, इतनी रात को यहाँ चौपाल पर क्या कर रहे हो? ये लकड़ियां सरकारी हैं, कोई फ्री की नहीं है जो आधी रात को जला रहे हो। साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमें हमारे घर से निकाल दिया गया। माँ की तबीयत बहुत खराब है, ठंड भी बहुत तेज है, इसलिए सोचा थोड़ी सी लकड़ियां जला लें ताकि रात कट जाए। ये लकड़ियां दिन में सरकारी काम के लिए रखी जाती हैं, रात को जलाने के लिए नहीं, समझे? तुम लोगों को इनका इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। चलो यहां से निकलो फौरन। साहब, बस थोड़ी देर और रुक जाने दीजिए, माँ की हालत ठीक नहीं है, बाहर बहुत सर्दी है। मैंने जो कहा वो सुन लिया ना? अब निकलो यहां से, अगर फिर देखा तो थाने ले जाऊंगा। चलिए माँ, यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, किसी तरह और जगह देखते हैं। बेटा, अब कहाँ जाएंगे? मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं। बस थोड़ा चलिए माँ, कहीं ना कहीं छत तो मिल ही जाएगी। तीनों चलकर एक सेठ के घर के बाहर जाकर रुक जाते हैं और भाई रात बिताने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे रात बीतती गई, ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। राजेश अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ की सांसें धीमी पड़ने लगीं, होठ नीले पड़ गए और हाथ ठंडे जैसे बर्फ हो गए। माँ बिल्कुल शांत लेटी थी, उनके चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया हो। सुबह उठकर जब राजेश ने देखा तो उसकी माँ की सांस नहीं चल रही थी। वो समझ गया कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक सेठ, अरे भाई, ये कौन है? इतनी सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग? साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे और मेरी माँ को कहीं और जगह नहीं मिली, इसलिए हम आपके घर के बाहर ही रात गुजार रहे थे। मौसम बहुत ठंडा था, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए। साहब, एक बुरी बात हो गई है, मेरी माँ ठंड से वो अब नहीं रही। कल रात हम जहां जहां भटकते रहे, किसी ने हमें अंदर नहीं बुलाया। हमने चौपाल पर जो सरकारी लकड़ियां जलाई थीं ताकि रात कट जाए, वहां भी पुलिस आ गई और हमें भगा दिया। माँ की तबीयत और खराब हो गई और अब वो नहीं रही। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हुआ? तुमने किसी को नहीं बताया? किसी ने मदद नहीं की? तुम दोनों कहां थे आखिर? हम यहां वहां भटकते रहे साहब, कोई मदद नहीं मिली। हमने वैसा ही किया जो जरूरी लगा, चौपाल पर लकड़ियां जला दी ताकि मां को थोड़ी गर्मी लग जाए। पुलिस आकर हमें डांट कर भगा दे गई। फिर मां की सांसें धीमी पड़ती गईं। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने उसे अस्पताल तक भी नहीं ले पाया। पहले तुम शांत हो जाओ, मां का अंतिम संस्कार सबसे जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम उसका अंतिम संस्कार ठीक तरह से कराएंगे। जो भी खर्च आएगा तुम्हें मेरे घर से ले लेना, मैं फर्क नहीं देखूंगा। अब तुम्हारी मां का सत्कार सही तरीके से होगा। राजेश ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद राजेश और राधिका दोनों बात करने लगी। साहब, आपने पूछा था क्या काम करूंगा। सच कहूं तो बड़े काम धंधे मुझे नहीं आते, पर एक बात मालूम है, ठंड में लोगों को गरम गरम चीजें बहुत भाती हैं। राधिका ने अभी कहा कि क्यों ना हम अंडा खड़ी का ठेला लगा लें, सादा, पौष्टिक और जल्दी बन जाता है। हाँ राजेश,
ठंड के दिन में लोग कुछ गर्म और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। अंडा कड़ी में अंडा की प्रोटीन भी है और कड़ी का स्वाद भी लोगों को खींचेगा। हम सुबह शाम दोनों टाइम लगाएंगे, सुबह उठने वाले मजदूर और शाम को ठंड से लौटते लोग। अरे ये तो ठीक विचार है, पर ठेला और सामान चाहिए ना। पैन, गैस, कुछ बर्तन और थोड़ी सी रकम लगानी पड़ेगी। तुम लोग पैसा कहां से लाओगे? साहब, यही तो बात है, हम आपसे थोड़ी मदद मांग रहे थे। आप हमें एक छोटा सा उधार दे दीजिए, ठेला और बर्तन ले आते हैं। मैं रोज कमाकर पैसे वापस करने लगूंगा। हमारा इरादा साफ है, उधार तो लेकर काम शुरू करना है और जितना कमाएंगे उतना आपके पास रख देंगे। जैसे जैसे पैसे जमा होंगे उधार चुकता हो जाएगा। ठीक है, पर शर्त ये है, तुम दोनों रोज समय पर आओगे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखोगे और जो पैसा आएगा हर दिन मुझे हिसाब देकर देना होगा। मैं देखूंगा कि तुम मेहनत कर रहे हो और उसी हिसाब से धीरे धीरे उधार कटेगा। राजेश ने अपना अंडा कड़ी का ठेला लगा लिया था, तब भी लखन आता है। अरे ओ राजेश, ये क्या? तूने तो ठेला खोल लिया और वो भी अंडा करी का। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी ठंड में तो लोगों को गरम गरम चीज की ही जरूरत होती है। तेरा ठेला तो खूब चलेगा। भाई, आपका मुंह मीठा हो जाए, यही ऊपर वाले से दुआ है। बस सोचा था कि अब किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपने दम पर कुछ किया जाए। हाँ भाई साहब, आज पहला दिन है। मन में डर भी है कि पता नहीं लोगों को स्वाद पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मेहनत तो पूरी दिल से की है। डर कैसा? देख, मैं तेरे ठेले का पहला ग्राहक बनता हूँ। एक प्लेट अंडा करी बना दे जरा, ठंड से हड्डियां जम रही हैं। लीजिए हीरक भाई, चखिए जरा। ये मेरी और राधिका की मेहनत की पहली थाली है। पहला निवाला खाते हुए, आंखें बंद कर स्वाद लेते हुए। वाह! अरे राजेश, तूने तो गजब कर दिया। इतना स्वादिष्ट अंडा करी मैंने कहीं नहीं खाया। मसाले बिल्कुल सही है, करी का रंग, खुशबू सब कमाल का है। धन्यवाद भाई साहब, हमने घर में ही इसका अभ्यास किया था। बस यही चाह रहे थे कि लोगों को पसंद आ जाए। धीरे धीरे लोग अंडा कड़ी खाने के दीवाने हो चुके थे। राजेश का ठेला अब इलाके में मशहूर हो गया था। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और अब वो रोज पहले से दुगना कमा रहा था। अरे भाई, तूने राजेश का अंडा करी खाकर देखा है क्या? अरे मत पूछ, क्या बनाता है, मजा आ जाता है। इतनी लजीज, इतनी स्वादिष्ट कि बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे हाँ भाई, कई दिनों से मैं भी सुन रहा हूं कि राजेश की अंडा कढ़ी पूरे शहर में फेमस हो गई है। लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के ठेले पर आने लगे हैं। ठंड के लिए तो एकदम बढ़िया है। गर्मा गर्म अंडा कड़ी, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और नींबू निचोड़ दे तो मजा दुगना हो जाता है। शरीर को गर्म रखती है और स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो जाए। सही कहा तूने, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो आज ही जाकर उसकी अंडा कढ़ी खाकर आता हूं। और हाँ, घर के लिए भी 1-2 डिब्बे पैक करवा लूंगा। माँ को भी चखाना है। वो तो हर वक्त कहती हैं, कभी असली देसी स्वाद वाला खाना मिले तो मजा आ जाए। भाई, सच कहूं तो राजेश ने मेहनत से नाम कमाया है। पहले वो ठंड में ठेला लगाता था, हाथ कांपते थे, पर आज उसी मेहनत की बदौलत उसकी अंडा कढ़ी ने पूरा मोहल्ला जीत लिया है। चल, तू भी चल मेरे साथ। आज दोनों मिलकर राजेश की मशहूर अंडा करी खाएंगे। और अगर सच में मजा आ गया तो कल से वहीं बैठकर ठेले के सामने ही ठंड भगाने की व्यवस्था करेंगे। साहब, ये लीजिए आपके पैसे जो आपने मुझे काम करने के लिए दिए थे। मैंने हर एक रुपया ईमानदारी से कमाया है और अब लौटाने का वक्त आ गया है। राजेश, वाकई में तुम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान हो। जिस तरह से तुमने अपनी मां के जाने के बाद भी खुद को संभाला, वो सच में काबिले तारीफ है। ठंड, दुख, तन्हाई सब झेलकर भी तुमने अपने ठेले को बंद नहीं होने दिया, बल्कि पूरे गांव को यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हौसला हो तो किस्मत भी उसके कदम चूमती है। साहब, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मां हमेशा कहा करती थी, राजेश, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उन्हीं की बातों को दिल में रखकर मैंने ठेला लगाया,
लोगों को अच्छा खाना खिलाया और अब ये ठेला ही मेरी पहचान बन गया है। राजेश, तुम्हारे अंदर जो लगन है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। तुमने ना सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान अगर सच्चा और मेहनती है तो वो सब कुछ पा सकता है। साहब, आपकी मदद और आशीर्वाद के बिना शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। आज जब लोग मेरी अंडा करी खाने आते हैं तो मुझे अपनी मां की याद आती है। वही मुस्कान, वही गर्व की झलक। अब मैं सोच रहा हूं कि एक छोटा सा घर बनाऊं जहां मैं और मेरी मेहनत साथ रहें और मां की यादों को संभाल सकूं। बहुत अच्छे राजेश, सच कहूं तो मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुम्हारी ईमानदारी, तेरी लगन और तेरी मां के संस्कार सब मिलकर तुम्हें एक मिसाल बना चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे समाज में और आगे बढ़ें, ताकि बाकी लोग भी तुमसे प्रेरणा लें। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। रामू के पिताजी की तबीयत कई दिनों से बहुत खराब चल रही थी। दवा के पैसे भी मुश्किल से जुटते थे। उसके मालिक ने किराया ना मिलने के कारण उन्हें घर से वो ठंड में अपने पिताजी को ले जाकर राजेश के घर के बाहर खड़ा हो गया। इतने में राजेश ठेला बंद करके अपने घर लौट रहा था। वो उन दोनों को देख लेता है। अरे भाई, क्या बात है? तुम दोनों यहाँ इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? ये बताओ, तुम लोग कहाँ से आए हो? साहब, मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे नहीं थे, इसलिए अब हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। हाँ, हम भटकते भटकते यहाँ आ पहुंचे। अरे नहीं, तुम लोग ऐसे बाहर? तुम अंदर आओ, अभी अभी। दिक्कत की बात है तो मैं देख लूंगा। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। सुनो, मेरी भी मां इसी तरह ठंड में तड़प के चली गई थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैंने खुद को बेबस पाया था और लगा था कि दुनिया ने छोड़ दिया है। मैं अब किसी और के लिए ये दर्द नहीं होने दूंगा। भाई साहब, आप जैसे कैसे मैं शब्द ही नहीं ढूंढ पाता। भगवान आपका भला करे। और सिर्फ यही नहीं, कल से मैं कुछ काम शुरू करूंगा। मैं चौपाल पर जहां लोग लकड़ियां जलाकर बैठते हैं, वहां मैं फ्री लकड़ियां जलवाने का और लोगों को गर्मी देने का इंतजाम करूंगा, ताकि किसी की मां बाप रात में ठंड से ना मरे। साथ ही जो भी मेरा ठेला है, अंडा कड़ी, वहां रोज कुछ जगह मैं लोगों को नौकरी दे दूंगा। रामू, तुम भी कल से मेरे साथ आना। मैं तुम्हें वहां काम दूंगा। कोई भी काम हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच में आप मुझे काम देंगे? मैं मेहनत करूंगा भाई, जो भी कहोगे मैं करूंगा। राजेश ने आभा चौराहे पर फ्री में लकड़ियां डलवाना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे कई लोग राजेश से जुड़ने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसके ऊपर बीतती है वही असली मायने में समझता है कि गरीबी, दर्द और ठंड